Hello everyone, thanks again for joining. Welcome to Summer Camp for Teachers. We will start our first demo with Kanchan ma'am. She'll be taking child psychology. Kanchan ma'am, over to you. Hello everyone, welcome to you all for our demo class for the summer camp for the teachers. I will explain about the child psychology, how it can help you in your teaching career. First of all, we all know सभी टीचर्स की ये प्रयास रहती है कि उनकी क्लास में सभी स्टूडेंट्स फोकस होकर जो भी वो पढ़ा रहे हैं उसको ध्यान से पढ़ें, उसको समझें, याद करें और एग्जाम में वो अच्छा स्कोर करें। पर ऐसा होता नहीं है। क्लास के अंदर अगर हम देखा जाए तो 3 या 4 बच्चे ऐसे होते हैं जो 90 अबव परफॉर्म करते हैं। काफ़ी हद तक क्लास मिडल रेंज में रहती है और हर क्लास में कुछ ना कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको हम बैक बेंचर नाम देते हैं, जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती है। तो क्या हम चाइल्ड साइकोलॉजी का यूज़ करके उन बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं? जी हाँ। तो आज मैं यहाँ एक डेमो क्लास में आपको बताने वाली हूँ कि हमारा माइंड जो है किस तरह से फोकस होता है, किस तरह से हम कंसंट्रेट करते हैं। जैसे कि हम सब अपने बच्चों को जब भी वो पढ़ने बैठते हैं तो हम उन्हें कहते हैं कि फोकस होके पढ़ो, कंसंट्रेशन करो। पर क्या आपने कभी बच्चों को, अपने बच्चों को या स्टूडेंट्स को बताया है कि कंसंट्रेशन या फोकस की टेक्निक क्या है? उन बच्चों को इसका आंसर नहीं मिलता और घूम फिर के बात वही रहती है कि उनके हाथ में किताब तो होती है पर वो याद नहीं कर पाते। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि किसी भी चीज को लर्न करने के लिए हमें कंसंट्रेशन की जरूरत है, राइट? तो कंसंट्रेशन कहाँ होगी? जहां हमारा इंटरेस्ट होगा, राइट? इंटरेस्ट कहाँ होगा? जिसके साथ हम जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। ऐसा होता है ना कि बच्चों को वीडियो गेम देखने के लिए या फिर मूवी देखने के लिए हमें कोई मोटिवेशन नहीं देना पड़ता। दे आर बिजी इन वॉचिंग मूवीज और प्लेइंग वीडियो गेम। बट ऐसा क्यों होता है कि पढ़ने के लिए हमें उन्हें मोटिवेट करना पड़ता है? तो चलिए आज एक जानने की हम कोशिश करते हैं। तो आप सब लोग मेरे साथ जुड़ेंगे। ये एक इंटरेक्टिव क्लास है, इसमें आप लोग भी मेरे साथ आंसर देंगे। जस्ट इमेजिन कीजिए कि आप मूवी देखने के लिए गए हैं। मूवी देखने के लिए गए हैं और आपके पास सामने 2 ऑप्शंस हैं। यू हैव 2 मूवी हॉल्स इन फ्रंट ऑफ यू। एक मूवी हॉल के अंदर जो मूवी चल रही है वो कलरफुल है और दूसरी मूवी हॉल में जो मूवी चल रही है उसमें कलर्स नहीं है, दैट इज डल एंड ब्लैक एंड व्हाइट। तो आप कौन से मूवी हॉल में जाना पसंद करेंगे? आप लोग अपने आंसर अनम्यूट करके भी दे सकते हैं या फिर चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं कि विच मूवी थिएटर वुड यू लाइक टू गो। वन हैज द कलरफुल मूवी एंड वन हैज द ब्लैक एंड व्हाइट मूवी। तो आप कौन सी मूवी देखना पसंद करेंगे? यस, कलरफुल, राइट। यस, करेक्ट। अब आपके पास ऑप्शन है कि एक मूवी हॉल के अंदर जो मूवी है उसमें साउंड है, आवाज है, डायलॉग है, गाने हैं, म्यूजिक है। दूसरी मूवी हॉल में जो मूवी चल रही है उसमें कोई साउंड नहीं है, विदाउट साउंड है, मीन्स उसमें डायलॉग भी नहीं है, सिर्फ मूक मूवी चल रही है। तो आप कौन सी मूवी देखना पसंद करेंगे जिसके अंदर गाने हैं, आवाज है, डायलॉग्स हैं, वो वाली, या फिर बिल्कुल चुपचाप चल रही है? यू हैव टू गेस व्हाट दे आर सेइंग। व्हिच मूवी यू वांट टू सी? डायलॉग मूवी। यस, डायलॉग मूवी विद साउंड, करेक्ट। अब मान लीजिए कि एक मूवी हॉल के अंदर जो मूवी चल रही है वो नॉर्मल फ्लो के साथ चल रही है, भाई सीन बाय सीन चलते चले जा रही है, आप पूरा देख पा रहे हैं। और दूसरे मूवी हॉल में जो मूवी चल रही है उसके अंदर सिर्फ क्लिप्स हैं, मीन्स एक इमेज आती है, फिर दूसरी इमेज आती है, फिर तीसरी इमेज आती है। तो आपको कौन सी मूवी देखना पसंद करेंगे? मूवी जो फ्लो में चल रही है या फिर जो आप इमेजेस देख रहे हैं? बहुत इंटरेस्टिंग है क्वेश्चनेयर। मैं चाहूंगी कि आप लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। आप अपने आप को अनम्यूट भी कर सकते हैं और आंसर दे सकते हैं कि कौन सी मूवी देखना चाहेंगे। इट्स ओके, व्हाटएवर यू फील लाइक, यू कैन गिव योर आंसर्स। मोस्ट ऑफ द टाइम आई गेट द आंसर दैट वी वुड लाइक टू सी द मूवी जिसके अंदर एक मूवी फ्लो के साथ चल रही है, rather than द इमेजेस, एक इमेज आई फिर दूसरी इमेज आई। फ्लो के साथ चलने वाली। वेरी नाइस। चलिए, अब एक पिक्चर हॉल के अंदर मूवी चल रही है जो कि आपकी मदर टंग की, जैसे मान लीजिए अगर आप हिंदी भाषा के हैं तो हिंदी भाषा की चल रही है, या आप भोजपुरी या गुजराती हैं तो आपकी मदर टंग की वहां पे मूवी चल रही है। और दूसरे पिक्चर हॉल में जो मूवी चल रही है दैट इज फॉरेन लैंग्वेज, फ्रेंच है या फिर कन्नड़ है जो आपको नहीं आती, या तमिल है। तो आप कौन सी मूवी देखना पसंद करेंगे, जो आपकी लैंग्वेज में है या फिर आप जो फॉरेन लैंग्वेज में है? जो हमारी लैंग्वेज में है। वेरी नाइस। तो हम लोग वो मूवीज देखना पसंद, अब आपके जो आंसर्स हैं चलिए हम इसे कंसाइल करते हैं। आपने हमें बताया कि हम वो मूवी देखना पसंद करेंगे जिसके अंदर कलर्स हैं,
जिसमें साउंड है जो मूव कर रही है फ्लो के साथ और जो हमारे से जुड़ी हुई है, हमारी मदर टंग की। मीन्स आई फील एसोसिएटेड, हिंदी की मूवी है तो मुझे लगता है कि हाँ मुझे देखनी चाहिए क्योंकि मैं हिंदी मेरी मदर टंग है। तो इसका मतलब हम वो चीजें इंटरेस्ट के साथ करते हैं जिसके अंदर कलर होते हैं, साउंड होते हैं, मूविंग होती है, जिससे हम अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। चलिए उसके बाद आप मुझे बताइए, जैसे कि आप रोड के ऊपर चल रहे हैं, हमारी आंखें तो सब कुछ देख रही हैं, जितनी भी कार हमारे आगे से जा रही हैं, जितने लोग भी हमारे आगे से जा रहे हैं, क्या हम हर एक का चेहरा या हर कार को हम याद रख पाते हैं कि इस नंबर की कार मेरे आगे से इस जगह पे गई थी, या ये व्यक्ति मेरे आगे से इस मोड़ के आगे से यहाँ पे गया था? नहीं, ऐसा नहीं होता है। पर मान लीजिए कि आप रोड के ऊपर चल रहे हैं और कोई एक व्यक्ति रोड पर चल रहा है जिसने सर के ऊपर इतना बड़ा सा हेड गियर लगाया हुआ है, बहुत बड़ा सा, उस पे सींग लगे हुए हैं और चेहरे पे उसने ब्लू कलर का पेंट किया हुआ है। तो आपको हमेशा याद रहेगा कि हाँ इस मोड़ पर मुझे एक व्यक्ति मिला था जिसने मुंह पर रेड ब्लू पेंट था और उसने सर पे हेड गियर लगाया हुआ था। इट मीन्स कुछ भी चीज जो अनयूजुअल होती है, हमारा दिमाग उसको देखता है और रजिस्टर कर लेता है और भूलता नहीं है आसानी से, राइट। उसके बाद इन सब चीजों को हम अपनी जो लर्निंग पैटर्न है, बच्चों की जो लर्निंग पैटर्न है उसके अंदर हम यूज कर सकते हैं, राइट। तो चलिए अब हम आगे आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि इन सब चीजों को जो हमने अभी पढ़ा यहाँ पर, कलर, साउंड, मूवी, इन सब को हम यूज करके कैसे बच्चों को लर्निंग जो है उनकी फास्ट और इफेक्टिव करें। अक्सर ऐसा होता है ना, बच्चों को वर्ड मीनिंग याद करने को दिए जाते हैं या फिर उनको कहा जाता है कि आपको इन्वेंशन, जीके के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि वो भूल जाते हैं, इसका इन्वेंशन किसने किया वो आपस में इंटरचेंज कर देते हैं या भूल जाते हैं। तो आज मैं आपके साथ एक शेयर करने वाली हूँ कि कैसे आप बच्चों को याद कराएं इन्हीं टेक्निक्स की मदद से, तो ताकि उनको हमेशा के लिए याद हो जाए। चलिए, जैसे कि टेलीविजन, हम जानते हैं टेलीविजन का इन्वेंशन जेएल बेयर ने किया था। अब ये हमेशा याद कैसे रहेगा? इमेजिन कीजिए कि यू आर वॉचिंग टीवी, आप अपने घर में बैठकर टीवी देख रहे हैं। टीवी में आप क्या देख रहे हैं? टीवी में आप देख रहे हैं कि लाल कलर की एक बड़ी सी जेल है और उसके अंदर छोटी सी एक सुनहरी चिड़िया है जो उस जेल के अंदर है। तो आपने टीवी में क्या देखा? जेल के अंदर सुनहरी चिड़िया। तो आप जेल में बर्ड, टेलीविजन का इन्वेंशन किसने किया? जेएल बर्ड। तो ये मैं जो बोल रही हूँ ना, ये जो लोग भी सुन रहे हैं इस टाइम वो कभी भूलेंगे नहीं कि टेलीविजन का इन्वेंशन किसने किया? जेएल बर्ड। बिकॉज जितनी बार टेलीविजन आएगा आपको रेड जेल के अंदर वो गोल्डन बर्ड दिखाई देगी और आपको याद रहेगा जेएल बर्ड ने टेलीविजन का इन्वेंशन किया, राइट। जैसे थर्मस फ्लास्क का इन्वेंशन किया था देवार ने। जस्ट इमेजिन कीजिए कि आपका एक एक्सपेंसिव थर्मल फ्लास्क है जो आपकी मदर ने कहा है कि ध्यान से जाओ और इसको सामने रख दो। आप अपनी मस्ती में जा रहे हैं और अचानक से आपका हाथ दीवार पे लगता है और फ्लास्क टूट जाता है और आप सोच रहे हो कि अब डांट से कैसा बचा जाए। तो जब जब थर्मस फ्लास्क आपके दिमाग में आएगा तो आपको दीवार याद आएगी कि वो दीवार से टकराया था और टूट गया था। थर्मस फ्लास्क का इन्वेंशन किया था दीवार। नेक्स्ट है सबमेरीन। तो यहाँ पे देखिए वही चीजें हम यूज कर रहे हैं, हम उसके साथ अपने आप को जोड़ रहे हैं, अपनी कहानी बना रहे हैं, उसमें कुछ कलर्स और कुछ आवाजें डाल रहे हैं, कुछ फीलिंग्स भी डाल दी कि मम्मी की डांट से कैसे बचना है, फ्लास्क टूट गया है। सबमेरीन, सबमेरीन का इन्वेंशन किया था बुशनेल ने। जस्ट इमेजिन कि आप सबमेरीन को चला रहे हैं। सबमेरीन हमें सबको पता है कि वो पानी के नीचे रहती है, बट आप की सबमेरीन बुशेस के ऊपर, बिग बिग बुशेस के ऊपर चलती हुई जा रही है और सारे एनिमीज से आगे निकलते चले जा रहे हैं। एवरी टाइम जब भी सबमेरीन आएगा तो आपको बुशवेल, आपको बुश दिखाई देंगी सबमेरीन के आगे, कि सबमेरीन के आगे बुशेस आ गई हैं और एनिमीज मेरे पीछे हैं। तो सबमेरीन का इन्वेंशन किसने किया था? बुशनेल, राइट। Next one is electric waves. If you have any question, you can write down in chat box. We will definitely try to उसका आंसर देने की हम कोशिश करेंगे अपने क्वेश्चन आंसर राउंड में। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक वेव्स। इलेक्ट्रिक वेव्स का इन्वेंटर है हर्ट्ज। जस्ट इमेजिन कीजिए कि आपने अपने घर में फैन का स्विच ऑन किया और आप देख पा रहे हैं कि उसकी वायर के अंदर जो करंट है वो हार्ट की शेप में फैन तक जा रहा है, हार्ट की शेप में करंट फैन तक जा रहा है। तो एवरी टाइम इलेक्ट्रिक वेव्स जब आएगा लिखा हुआ तो आपको वो हार्ट शेप की इलेक्ट्रिसिटी दिखाई देगी और आप उसमें लिख दोगे हर्ट्ज। सो दीज आर द थिंग्स। इसके साथ इस तरह से अगर हम उनको याद कराएं तो इससे क्या होगा, एक तो उनको इंटरेस्ट आएगा, उनको कुछ मजेदार लगेगा कि वो टेलीविजन की बात कर रहे हैं, उसमें कलरफुल बर्ड दिख रहा है, कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है और वो उसके साथ जुड़ेंगे। क्योंकि
जब भी हम उन्हें बोलते हैं कि फोकस करो, कंसंट्रेशन लाओ, इंटरेस्ट लाओ, तो इंटरेस्ट की कुछ टेक्निक्स तो हमें कभी डिलीवर नहीं करते। तो हमारे इस कोर्स के अंदर हम आपके साथ बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स शेयर करने वाले हैं जिसके थ्रू बच्चों के लर्निंग पैटर्न्स को आप समझ पाएंगे, उनको पढ़ाने में इंटरेस्ट कैसे आए, उनको पढ़ने में इंटरेस्ट कैसे आए, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। कैसे बच्चों को आप फोकस और इंटरेस्ट क्लासरूम में हमेशा बना रहे, इसके लिए हम आपके साथ टेक्निक शेयर करेंगे हमारे आने वाले इस कोर्स के अंदर। और साथ साथ बच्चों के साथ सिर्फ एजुकेशन या स्टडी या स्कोर लेकर ही सारी समस्याएं नहीं होती हैं, कुछ समस्याएं उनकी और भी होते हैं, कुछ इश्यूज और भी होते हैं। तो हमारे इस कोर्स को करने के बाद यू कैन काउंसल योर स्टूडेंट्स 1-to-1। आपको आपके अंदर काउंसलिंग स्किल्स भी आपकी काफी इंप्रूव हो जाएंगी। इसकी मदद से आप बच्चों को क्लास में फोकस कैसे कराएं, कैसे उनके जो फियर्स होते हैं, मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे पूरा सेशन में बहुत अच्छा पढ़ते हैं, पर जब एग्जाम्स आते हैं अचानक से ब्लैकआउट हो जाते हैं। जब पेपर उनके सामने होता है वो समझ ही नहीं पाते कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। तो उनके अंदर फियर जो होते हैं, जो स्ट्रेस होती है, एंग्जाइटी होती है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हाउ वी कैन हेल्प देम सो दैट दे कैन ओवरकम दीज काइंड ऑफ बर्डन्स एंड distractions. So with the help of this child psychology program, you can guide your student as well as your child to overcome the fears and distractions. You can counsel students, you can help them to upgrade their performance. Also, we will share with you how you can associate your student with the goals. बच्चे स्कूल तो रोज आते हैं, ट्यूशन भी रोज जाते हैं, पर उनको पता नहीं होता है कि वो ये सब क्यों कर रहे हैं, रोज स्कूल क्यों जाना है, अच्छा स्कोर क्यों करना है। सो वी विल टीच यू हाउ यू कैन मोटिवेट देम टुवर्ड्स their goals so that they will become self-initiated. So thank you very much for listening to me. So now our next faculty will join and they will explain about our next part. Thank you everyone. Thank you, Kanchan ma'am. Good evening, everyone. I am Nidhi and I will be taking your English for teachers. So, जब English language की बात आती है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में यही आता है कि अरे English ये तो बहुत important है, इसका आने वाले टाइम में और प्रेजेंट टाइम में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है, एंड दैट एज अ पर्सन, एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट, एज एन academician, we need to know the language which is English, right? So इंग्लिश लैंग्वेज और हम इस कोर्स में क्या पढ़ेंगे, क्या होगा, उसके पहले हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि आपके हिसाब से कम्युनिकेशन क्या है। ऑलराइट, सो आई वांट यू टू आंसर, अनम्यूट एंड आंसर द क्वेश्चन, इज कम्युनिकेशन अ वन वे और अ टू वे प्रोसेस? आप लोगों के हिसाब से मुझे बताइए, क्या कम्युनिकेशन एक तरफा प्रोसेस है या दो तरफा? क्या कम्युनिकेशन एक ही तरफ से होता है या दो तरफ से? If you It's can, two-way. it's two way. All right. Does anybody agree with the opinion that it is one way? Does anybody feel कि नहीं, हाँ एक ही तरफ से बोल के अगर हमने बात कर ली तो कम्युनिकेशन हो गया? All right. It's two phase. Yes. Good evening, Jaya. It's two ways. It's two-way communication. Yes. Very right. Communication is always a two-way process. It involves two or more people talking to each other. Yes, it is a two-way process. So communication involves talking to each other and providing the relevant feedback in terms of the second way out. इसके अलावा मेरा एक और क्वेश्चन है आपसे, कम्युनिकेशन डिफाइंड ओनली बाय वर्ड्स? क्या हम कम्युनिकेशन सिर्फ वर्ड्स के थ्रू ही कर सकते हैं या कम्युनिकेशन के लिए हम बॉडी लैंग्वेज को भी यूज कर सकते हैं? एक्शंस को हम जिन्हें कहते हैं, क्या कम्युनिकेशन सिर्फ एक्शंस के थ्रू हो सकता है या सिर्फ वर्ड्स के थ्रू हो सकता है या दोनों का होना इक्वली इंपॉर्टेंट है? ओके कार्तिक, इज इट ओनली बॉडी लैंग्वेज और बोथ वर्ड्स एंड एक्शंस? दोनों का होना जरूरी है, बॉडी लैंग्वेज भी और वर्ड्स भी। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, यस, वेरी ट्रू. Body language and words with action. Very true. Yes, yes. You all are correct. Very good. I am very glad that you guys are aware about communication. So communication is a two-way process like we discussed, and it consists of both words and actions. अब communication की जब हम बात करते हैं तो हमें basic communication तो आता है, right? Yes, body language includes eye contact and facial expressions. Very good.
ओके, सो कम्युनिकेशन की हम जब बात करते हैं तो हमें ये तो पता है कि बात कैसे करना, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ओनली कम्युनिकेटिंग and effective communication, right? So in this module we will be learning a lot about effective communication in terms of speaking, in terms of writing. अब कम्युनिकेशन जो है वो सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि हमें सिर्फ स्टूडेंट से बात करनी है एंड दैट्स इट, राइट? If we are teaching, we are not only interacting with the students, but we are interacting with our colleagues, we are interacting with the parents as well, right? So for that, not just communication but effective communication is important. हम आगे जाके समझेंगे. I will give you a very brief example of how effective communication works. So, like I said, communication is not only required in teaching, it is also required to maintain relationships and build relationships. अब relationships मतलब क्या हो सकता है? It can be a teacher-student relationship, it can be a relationship with peers, it can be the basic understanding of how to talk to the higher management of your institute. How do you convey your problems? How do you convey whatever you find is good in your organization with the help of effective communication? So to learn all of these things, we will carry on a few practice sessions. We will be learning a lot about effective communication in this particular model. Moving on to the next slide, please. All right. So here we see now what does the headline say? Parent-teacher conversation. अभी नेगेटिव को हम साइड में रखते हैं. So this example is of a PTA scenario. हम सब टीचर्स हैं, हम सब ने किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम में एक पीटीएम अटेंड किया है. हम सब ने मैक्सिमम ने एज अ पेरेंट भी शायद पीटीएम अटेंड किया हो और एज अ टीचर भी किया हो. सो अटेंडिंग अ पीटीएम और कंडक्टिंग अ पीटीएम एज अ टीचर इज एक्सट्रीमली डिफरेंट from what and how you attend a PTM as a parent. Your task here, while you're giving away the progress report of somebody else's kid, आपको यहाँ पर प्रायोरिटाइज ये करना है कि आपको यहाँ पर आपके जो स्टूडेंट हैं उनका वीकनेस नहीं बताना है. आपको ये बताना है कि उस बच्चे का प्रॉब्लम क्या है, उस बच्चे का इशू क्या है, बट इन सच अ मैनर कि वो एक प्रॉब्लम बन के ना पेरेंट के सामने आए. राइट? यू नीड टू कन्वर्ट इट इन अ पॉजिटिव मैनर. यू नीड टू कन्वर्ट इट इनटू अ something which can be easily solved. आपको उस तरीके को ऐसे उस बच्चे की वीकनेस को ऐसे प्रेजेंट नहीं करना है कभी भी कि जिससे पेरेंट को गुस्सा आए या पेरेंट को बुरा लगे. Yes, eye contact, strength only. Yes, you need to communicate whatever the problem is regarding the child in terms of a solvable problem. हमें कभी भी blame नहीं करना है. So let's quickly read this part, read this conversation quickly. So this starts with the scenario of the parent coming in for the PTM and sitting down in front of the teacher. So, hello sir, please have a seat. Thank you, ma'am. I am here for my son Ritik's annual progress report. Yes, let me pick out his file, the teacher says. I am sorry to inform you that Ritik has failed this standard. अब यहाँ पर हमने क्या किया? We have clearly mentioned the problem to the parent that we are very sorry to inform you, but your child has unfortunately failed this particular grade. अब इसको बताने के भी बहुत सारे तरीके हैं. आगे समझते हैं कि कैसे हम चीजों को हैंडल कर सकते हैं या कैसे हमारे प्रॉपर कम्युनिकेशन ना होने के कारण कैसे चीजें डाउनग्रेड हो सकती है, डिस्केलेट हो सकती है. Now the parent will give you a very obvious reaction like, oh my goodness, what could be the reason behind this? Did he not study well this whole year? तो अब यहाँ पर क्या हुआ, पेरेंट क्योंकि एवरीडे बच्चे के साथ स्कूल नहीं आता, सो रियली डोंट नो कि बच्चा रोज स्कूल में कर क्या रहा है. सो उनका सबसे पहला ऑब्वियस क्वेश्चन ही ये होगा कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, क्या उसने पढ़ाई नहीं की पूरे साल? सो हियर how you respond to this particular question proves your ability to communicate effectively. If we were to communicate this in a negative way, in a wrong way, how would this go? Let's read out now. The teacher will say, no, not at all. He is the most notorious student of the class. He never pays attention to anything taught and always fights with his classmates. He is a terrible student. अब ऐसा करने से क्या हुआ, पेरेंट के दिमाग में एक डेवलप हो गया, एक ओपिनियन डेवलप हो गया कि उनका बच्चा तो कुछ नहीं कर रहा है, स्कूल आके सिर्फ मस्ती कर रहा है. सो दिस विल ऑटोमेटिकली गिव देम एन इंप्रेशन कि अच्छा ठीक है, अपने बच्चे का तो कुछ नहीं हो सकता, तो इसको मारो पीटो तभी ये सुधरेगा. राइट? सो इंस्टेड ऑफ
थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम एंड देन कमिंग टू द कंक्लूजन, पेरेंट ने उस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरह देखा ही नहीं, उस तरीके को एक वीकनेस की तरह देखा गया, उस चीज को ऐसे देखा गया कि हमारे बच्चे का तो कुछ नहीं हो सकता, वो तो कुछ नहीं कर सकता लाइफ में, अब हमें जाके हमारे बच्चे को भी घर जाके हमें उसे यही हैमरिंग करनी है कि तेरा कुछ नहीं हो सकता. बट दिस इज एक्सट्रीमली रॉन्ग इन टर्म्स ऑफ, आई थिंक मैम कंचन मैम ने भी हमें चाइल्ड साइकोलॉजी में यही समझाया. सो punishment is not every problem. Yes, punishment is not the solution to every problem. Yes, correct. So here we need to understand कि कैसे हम पेरेंट्स को एक पॉजिटिव इफेक्ट के थ्रू, एक पॉजिटिव मैनर के थ्रू जो भी चाइल्ड रिलेटेड इश्यूज है या प्रॉब्लम्स है उसको एक्सप्लेन कर सके, ताकि उन्हें एक्चुअली समझ में आए कि प्रॉब्लम है क्या और वो उस चीज को ओवरकम करने के लिए कैसे हेल्प कर सकते हैं. सो दिस एंटायर सिनेरियो कम्स अंडर द पार्ट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन. नाउ लेट्स टेक अ लुक कि अगर हमें इसे इफेक्टिवली प्रेजेंट करना होता या पॉजिटिवली प्रेजेंट करना होता तो हम इसको कैसे प्रेजेंट करते. Now, starting with the same question, oh my goodness, what could be the reason? Did he not study well this whole year? So here we can start with the phrase no, but how we move on with the sentences, how we carry on with the sentences, create the most impact. All right. So let's take a quick read. No, no, that is not the case, sir. Please calm down. सबसे पहले यही बोलना है कि प्लीज काम डाउन. उससे क्या होगा, द पेरेंट विल एक्चुअली काम हिमसेल्फ डाउन. उनका जो एकदम से गुस्सा बढ़ा होगा वो अपने आप थोड़ा सा कम होने लगेगा. ही विल डेवलप द एबिलिटी टू थिंक. वरना जब इंसान को गुस्सा आता है तो वो अपनी सोचने की जो पावर रहती है वो खो देता है, राइट? हम सब ने ये एक्सपीरियंस किया हुआ है. सो व्हेन समबडी टेल्स अस कि थोड़ा शांत हो जाओ, थोड़ा शांति से सोचो, so we start with the phrase, please calm down. Ritik is a very bright and curious student, but I am afraid that his focus has shifted from academics towards other unnecessary shenanigans. अब इससे हम क्या बताते हैं? हम उन्हें ये भी बता रहे हैं कि उसका फोकस हट चुका है स्टडी से. हम ये भी बता रहे हैं कि पर at the same time we are also telling the parent कि no, your child has a potential, he has the potential to do good, it's just that he is a little bit distracted. ठीक है. अब उसके ऊपर ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कोई भी पेरेंट यही पूछेगा कि मतलब लाइक व्हाट डज ही डू, उसने किया क्या ऐसा, वो क्या करता है रोज. सो टू दिस वी हैव टू अगेन आंसर हमें डायरेक्टली ही करना है, हमें बातों को घुमाना नहीं है कहीं पे भी, बट आवर प्रेजेंटेशन ऑफ द वर्ड्स शुड बी इन सच अ मैनर कि वो कभी भी हार्श ना हो, वो कभी भी रूड ना हो, and it should always end in a positive note. Okay, so let's take a read. He is often found quarreling with his classmates and disobeying his teachers, but I have tried to talk to him and made him understand that this behavior is unacceptable and he has promised me to work on the same. अब ऐसा बोलने से क्या हुआ? This shows that the teacher has already noted this particular change in the student. तो पेरेंट आपको ये नहीं बोल सकता कि आप क्या कर रहे थे. फिर कई बार हमें ये एज अ टीचर ये सिचुएशन फेस करनी पड़ती है जहां पर पेरेंट्स हमें बोलते हैं कि अरे आप स्कूल में थे, आप उसके सामने थे, तो आपने क्यों कुछ नहीं किया, इतना कैसे बिगड़ गया हमारा बच्चा. तो यहाँ पर आप उन्हें ये भी गारंटी देते हैं दैट एज अ टीचर, एज अ मेंटोर, एज अ गुरु, यू आर trying to talk to the person, you're trying to talk to the student and you are telling him कि क्या सही है क्या गलत है. Now the concern will arise here कि okay, टीचर ने तो अपना काम कर दिया, टीचर ने तो समझा दिया. Now the parent will automatically ask कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, how can I help in this situation? To which the teacher replies, I would not encourage you to punish him severely for his mistakes. Instead, try to talk to him and bring upon possible solutions for him to work on. Now this will obviously help him figure out what is right and what is wrong by himself. ये तो जाहिर सी बात है, अगर हमें खुद समझा दे कोई, या अगर हमें खुद समझ में आ जाए कि हम क्या सही कर रहे हैं क्या गलत कर रहे हैं, तो हमें obviously what right, the difference between right and wrong हमें समझ आने लगता है. We just need that one particular person at that particular point of time when we are on our lowest to come and sit with us and explain to us कि बेटा ये हो रहा है. So दिस वे व्हाट हैपेंड इज कि आपने अपने स्टूडेंट का पूरा प्रॉब्लम पेरेंट के सामने रखा, आपने पेरेंट को गुस्सा भी नहीं होने दिया, आपने पेरेंट को समझाया भी कि क्या प्रॉब्लम है, आपने उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का ब्लेम खुद पे भी नहीं आने दिया. अब आपसे वो पेरेंट डिससेटिस्फाइड भी नहीं है. अब वो पेरेंट जब भी यहाँ से बाहर निकलेगा उस रूम से तो उसके दिमाग में यही रहेगा कि अरे कितनी अच्छी टीचर है जो
इतना अच्छे से हमको समझाया कि प्रॉब्लम क्या है और अपने लेवल पे हमसे पहले ही हमारे बच्चे से बात करना शुरू कर दी. सो दिस पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट विच हैपेंस थ्रू इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. अब जब भी उस पेरेंट के साथ आपका फॉलो अप होगा या अगली पीटीएम में जब आप लोग मिलेंगे और उस बच्चे के रिजल्ट में जब इम्प्रूवमेंट दिखेगा, तो वो पेरेंट अपने आप आकर आपको बोलेंगे कि आपने उस दिन जो बताया था मैंने उस पर काम किया एंड देखिए अब हमारे बच्चे का ऐसा ऐसा कॉन्वर्सेशन हुआ है एंड देन नाउ ही इज इम्प्रूविंग. सो अगर हम किसी भी तरीके का नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हमारे कम्युनिकेशन में यूज करते हैं, सो इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम इट जस्ट एड्स ऑन टू द पाइल ऑफ प्रॉब्लम्स. सो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है विच is exactly opposite to effective communication. So in this module, we will be learning about effective communication in terms of speaking with colleagues, with parents, with students, both in terms of speaking as well as writing. अब writing में कई बार ऐसा होता है, हमें इशू आता है कि हमें पता तो है हमें क्या लिखना है, राइट, बट हमें ये नहीं पता होता कि उसके लिए सही वर्ड क्या है. सो उसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा, हमें सबसे पहले तो पता होना चाहिए ग्रामर, जो कि हमारा होता है बिल्कुल बेसिक ग्रामर. बिसाइड्स दैट हमें पता होना चाहिए सही वर्ड्स जो हमें वहां पर यूज करने हैं, विच कम्स अंडर द पार्ट ऑफ वोकैबुलरी. ये हुआ हमारा राइटिंग के टर्म में. एंड देन व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग, besides grammar and vocabulary, we also need to learn the pronunciation of the words. आपने मुझसे मेरे साथ जब आप सुन रहे होंगे मुझे, तो आपको ये रियलाइज हुआ होगा कि बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो शायद पहले नहीं सुने हुए हैं. तो अब इन वर्ड्स को जब हम पहली बार सुनते हैं, अभी तो आपके सामने सब कुछ था. यू हैड मेनली प्रॉब्लम ऑफ letter language, small and capital letter words. Yes, very true. ग्रामर, पंक्चुएशन, सेंटेंस फॉर्मेशन, हम सब कुछ कवर करेंगे इस बेसिक ग्रामर एंड वोकैबुलरी वाले पार्ट में. हाँ, सो हम आ रहे थे स्पीकिंग पे. अब स्पीकिंग में ऑब्वियसली हमारा ग्रामर करेक्ट होना चाहिए बिकॉज वी विल बी फॉर्मिंग सेंटेंसेस टू स्पीक एंड यू नो टेल समथिंग टू समवन. उसके बाद आता है आपका वोकैबुलरी. एज अ टीचर यू आर एक्सपेक्टेड टू टीच द फ्यूचर जनरेशन. आप अगर खुद किसी को कुछ सिखाते हैं, सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, यू योरसेल्फ नीड टू नो जो भी चीजें आप सिखाने वाले हो. एंड इफ यू नो थिंग्स बेटर देन योर ऑडियंस, तभी आप उन्हें कुछ सिखा पाएंगे, कुछ इफेक्टिव सिखा पाएंगे. सो स्पीकिंग के मामले में बेसिक ग्रामर एंड वोकैबुलरी के साथ साथ प्रोनाउंसिएशन इज येट अगेन इम्पोर्टेंट. स्कूल, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हम डेली लाइफ में बहुत अलग अलग तरीकों से बोलते हैं. अब हमारे सामने दो वर्ड्स हैं, एक्सेप्ट और एक्सेप्ट. क्या हम एक बार या दो बार या तीन बार सुन के उन वर्ड्स की स्पेलिंग बना सकते हैं? अगर हमें सही प्रोनाउंसिएशन पता है तो हम बिल्कुल बना सकते हैं. एक्सिलरेटर, एस्केलेटर, बहुत सिमिलर वर्ड्स हैं, बट अगर हमें उसका मीनिंग, अगर हमें उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं पता होगा, तो हम इन वर्ड्स को इंटरचेंज कर देंगे. और उसके इंटरचेंज करने से क्या होगा, अगर हम गलत सीख लिए तो हम फिर आने वाली जनरेशन को भी गलत ही सिखा देंगे, नोइंगली और अननोइंगली. सो वी विल बी कवरिंग द पार्ट ऑफ jumbled words, mixed words, pronunciation, everything. Besides that, we will be covering communication, writing skills, and a little bit about using technology for communication. अब technology for communication के अंडर हम हमारा जो डेली टीचिंग होता है, maximum of us, if we are into school teaching or even college teaching, we know we use the smart boards and everything. तो उसमें भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती है which we definitely need to learn first. beforehand हमें सीखना है before we teach anything to the students, because students these days, kids these days are so smart कि अगर उन्हें कहीं भी इतना सा दिख गया कि ये पर्टिकुलर चीज आपकी वीकनेस है, तो वो उस चीज के पीछे आपको directly indirectly कैसे भी करके वो point out करेंगे. So as teachers, as this course is all about enhancement of the skills of teachers, we believe that whosoever learns from this course learns A to Z of teaching in terms of child psychology, English and technology. So this was all from my side regarding English for teachers. It includes grammar, vocabulary, communication, and all the basic things that we need to learn to give the future generation a better perspective of English and make them understand the importance of English language. Thank you. Thank you, Nidhi ma'am, for the English part.
Okay, hello everyone. Let's continue with the technology part. Now we will learn about technology, a bit about technology, new things that we can use to make our teaching more, smart and efficient because we are now capable of using our smartphones. It is not year 2000 anymore, and students also want their teachers to be smart about the technology. Okay, so let's first try to understand the importance of technology. Okay, so the first thing or first importance of technology is basically connectivity. आप पुराने जमाने में जाएंगे तो आप ये कभी नहीं सोच पाते कि आप आज घर में बैठ के और किसी दिल्ली में बैठे हुए स्टूडेंट को कुछ पढ़ा सकते हैं या दिल्ली में बैठ के यूएस में बैठे हुए स्टूडेंट को कुछ पढ़ा सकते हैं. So today, technology has helped us with the connectivity part. Next thing that comes to us is automation. So why do I talk about automation when we are talking about technology? So जैसे आपने देखा होगा कि आप सालों साल से अटेंडेंस ले रहे थे एंड वो सारा काम हमारा रजिस्टर्स में होता था. हम हर बच्चे का प्रेजेंट लगाते थे, एब्सेंट लगाते थे, एंड देन एंड ऑफ द क्वार्टर और एंड ऑफ द ईयर आपसे जब बोला जाता था कि हर स्टूडेंट का परसेंटेज अटेंडेंस निकाल के हमें देना है. अब हमारा अप्रोच क्या होता था उस टाइम पर? बिकॉज हमारे पास रजिस्टर में ही सारा डेटा है, हमें एक एक प्रेजेंट को काउंट करना होगा एंड फिर उसका परसेंटेज निकाल करके आपको रजिस्टर में फिर से एंट्री करना होगी, राइट? एंड अज्यूम करिए अब आपके पास 50 स्टूडेंट्स है क्लास में. उसके लिए आपको अराउंड एक दिन लग सकता है आपको हर बच्चे का अटेंडेंस परसेंटेज निकालने के. इसकी जगह अब हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, गूगल शीट्स है. सो व्हाट हैपेंस इज वी यूज द टेक्नोलॉजी टू ऑटोमेट आवर थिंग्स, टू ऑटोमेट द कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज. So automation is another importance of technology. These two are something that you might have figured out. हमें पता चल जाता है कि ठीक है हम गूगल शीट्स को यूज करके फास्ट कर सकते हैं अपनी ऑपरेशंस को और कनेक्टिविटी को यूज करके हम बेटर कम्युनिकेट कर सकते हैं. बट एक और चीज होती है इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी में जो कि हम जनरली ओवरलुक कर देते हैं एंड दैट इज जनरेशन गैप. अभी हमारे साथ क्या होता है, हमारी जो जनरेशन होती है वो जनरेशन है जिन्होंने शायद एज 20 या एज 40 में जाकर कंप्यूटर वर्ड सुना है. अभी अभी हमने मोबाइल चलाना स्टार्ट किया है, राइट? एंड आजकल की जो जनरेशन है, बच्चा पैदा होते से 1 साल का बच्चा भी यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा है, इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा है. तो दे आर वेरी वेल वर्स्ड विद द टेक्नोलॉजी, राइट? एंड अगर हमें टेक्नोलॉजी नहीं पता है तो हम बच्चों के साथ कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, हम उनकी लैंग्वेज ही नहीं समझ पाएंगे कि वो क्या बोल रहे हैं, राइट? तो टू fill that generation gap, we need to understand technology and we need that to communicate in a better way. तो जैसा अभी निधि मैम ने हमें बताया था कम्युनिकेशन के बारे में, तो जनरेशन गैप को फिल करेगा वो कम्युनिकेशन यूजिंग टेक्नोलॉजी. ओके, सो दीज आर द 3 इम्पोर्टेंसेस ऑफ टेक्नोलॉजी. आप यस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन फील्ड, यस सर, हम अभी कवर करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है. इसके अलावा आपको लगता है कुछ इम्पोर्टेंस है टेक्नोलॉजी का तो आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं या चैट बॉक्स में लिख सकते हैं. Moving on, these are the 3 importances, but yes, we can find other importances as well, like artificial intelligence is growing. So moving on to that part, we will learn what is ChatGPT. Yes, ma'am. Coding is also one important thing that is important to build a technology, right? Just talking about technology will not help us. We will have to build a technology. Our students will be building technology. So yes, coding is also an important. Moving on to the next topic. आप में से किसी ने यहाँ पे चैट जीपीटी का नाम सुना है? तो हम सीखते हैं चैट जीपीटी क्या है. सो अभी तक सभी ने गूगल के बारे में तो सुना है,
राइट। हमें कुछ भी प्रॉब्लम आती है कि हमें इस वर्ड का मीनिंग नहीं पता है, या हमें किसी टॉपिक के ऊपर कुछ समरी लिखवानी है बच्चों को, तो हम सबसे पहले जाकर गूगल पे सर्च करते हैं। तो आज हम एक एक्सरसाइज करते हैं चैट जीपीटी को सीखने के लिए। क्या है चैट जीपीटी? तो पहले हम एक चीज करेंगे, हम हमें एक टास्क मिला है, लेट्स से कि वी हैव टू टीच स्टूडेंट्स अबाउट नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया, राइट? So what will we do? What will be our first approach? We will go and Google it, right? Summary of Indian national flag. अभी हमारे पास गूगल ने आंसर्स दे दिए हैं बहुत सारे। अब हम सर्च करेंगे अलग अलग लिंक्स पे जाके, व्हाट इज नेशनल फ्लैग, राइट? तो अभी हमारे पास इतना बड़ा एक पैराग्राफ मिल गया है। अभी हमें क्या करना होगा? हमें स्टूडेंट्स को पूरा पैराग्राफ तो लिखवाना नहीं है, राइट? हमें उसे 100 वर्ड्स में लिखवाना है। तो व्हाट वी विल हैव टू डू इज रीड थ्रू दिस, वी विल हैव टू फाइंड द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स एंड देन हम एक पैराग्राफ क्रिएट करेंगे, ठीक है? या फिर हम और सेकेंड लिंक पे जाएंगे, यहाँ से भी कुछ सेंटेंसेस पिक करेंगे हम, राइट? यस। यहाँ पर हम पिक करेंगे एक एक सेंटेंस और फिर एक पैराग्राफ कंस्ट्रक्ट करेंगे एंड स्टूडेंट्स को लिखवाएंगे। नाउ इफ आई से कि आपको वर्ड मीनिंग्स पे लिखवाना है इस पैराग्राफ से, राइट? तो फिर हम वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द डिफिकल्ट वर्ड्स इन दो सेंटेंसेस एंड देन हम उसका हिंदी और इंग्लिश में वर्ड मीनिंग्स लिखवाएंगे। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट पार्ट? हमने स्टूडेंट्स को नेशनल फ्लैग के बारे में बता दिया, उन्हें पैराग्राफ लिखवा दिया, समरी लिखवा दी, वर्ड मीनिंग्स लिखवा दिए। नाउ लेट्स से हमें एक एक्टिविटी देना है स्टूडेंट्स को, राइट? कि नेशनल फ्लैग के बारे में कुछ लेट्स से, या घर से अलग अलग आइटम्स यूज करके आपको नेशनल फ्लैग बना के लाना है। एनीथिंग, एनी एक्टिविटी दैट वी हैव टू डू। फिर से आप वही करेंगे, या तो आप गूगल करेंगे या फिर आप अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस से एक्टिविटी अगर आपको कुछ याद है तो यूज करेंगे, राइट? अब यहाँ पे क्या होता है, आपके पास डेटा तो आ गया है बहुत सारा कि नेशनल फ्लैग के बारे में गूगल पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बट आपको यहाँ पर खुद से बहुत ज्यादा एफर्ट डालना पड़ रहा है। आपको सारे सेंटेंसेस को पिक करना पड़ रहा है, डिफिकल्ट वर्ड्स को यूज करना आइडेंटिफाई करना पड़ रहा है, एक्टिविटी बनाना पड़ रही है, राइट? नाउ लेट्स ट्राई टू यूज चैट जीपीटी इंस्टेड ऑफ दिस। चैट जीपीटी इज अ वेबसाइट, we can use it just like we use Google. Okay, I will share the link so that you all can also explore. Karthik sir, yes, I'll move on to the disadvantages of ChatGPT and everything. Let's start with the basic thing. So यहाँ पर हमने अभी क्या किया था, हमारे पास डेटा था और हमने अपना इंटेलिजेंस यूज करके एक स्टूडेंट को दिखाया था या समझाया था कुछ। Now let's start with ChatGPT. Let me give it a command. Okay, let's say our first command is write about Indian national flag in 100 words. And just like जैसे आप WhatsApp पे किसी से चैट करते हैं, it will give you a summary in the chat form itself. आप कोई भी क्वेश्चन है इससे पूछ सकते हैं। अभी चैट जीपीटी यहाँ पर हमें क्या समझ में आया, हमने यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस को यूज नहीं करना पड़ा, राइट? हमें चैट जीपीटी जो है खुद एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। जो इंटेलिजेंस हमने यहाँ लगाई थी हमारे इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस को पिक करके एक पैराग्राफ बनाने में, वो काम हमारा चैट जीपीटी ने कर दिया है। Why we should use chat gpt? Because it will make us smarter, right? Smarter in the sense that we don't have to do the tedious work कि ठीक है, information तो बहुत सारी available है, anyone can summarize it and show it, but उसमें हमारा time बहुत ज्यादा जाता है। Now let's give this chat gpt a command that give meanings of five different words. Okay, 5 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 different wor
difficult words in this summary. Now it will identify the difficult words in this summary that it gave, and it will give us the meanings as well, right? Now let's say हमें यही meanings जो है हिंदी में लिखवाने हैं. Give this meanings in Hindi. चैट जीपीटी हिंदी भी समझता है, आपको यहाँ पर हर चीज का हिंदी ट्रांसलेशन करके दे देगा, राइट? जैसे यहाँ पर सिग्निफिकेंस था, सैफरन था, उस सैफरन को हिंदी में क्या बोलते हैं? केसर. हर चीज का यहाँ पर आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा. तो चैट जीपीटी आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये आपका एक पर्सनल असिस्टेंट है, जिसको कि आप कुछ भी एक टास्क देते हैं. पहला टास्क हमने इसे दिया कि राइट अबाउट इंडियन नेशनल फ्लैग इन 100 वर्ड्स. अब ये पर्सनल असिस्टेंट हमारा गूगल पे जाएगा और बाकी जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वहां पर जाएगा एंड उसका एक समरी निकाल कर आपको देगा, राइट? एंड सिमिलरली आप इसको कुछ भी कमांड्स दे सकते हैं. इट अंडरस्टैंड्स इंग्लिश एंड हिंदी एज वेल. तो यहाँ पर हमारे पास हिंदी में सारे आंसर्स मिल गए हैं जो भी हमें चाहिए था. Now what was our next task? Our next task was to give an activity to the students, right? So give an activity on Indian national flag for, let's say हमें 5th class के students को समझाना है. 5th class student. Yes, sir. So your question was, what is the disadvantage of ChatGPT, right? So ChatGPT का डिसएडवांटेज ये है कि हम 100% ChatGPT पर रिलाय करने लगे. ChatGPT is here to make us smart and not make us dumb. If we are using ChatGPT 100% जैसा ChatGPT ने दिया है वैसा ही हमने यूज किया, तो वो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है, क्योंकि उसमें फिर हम कुछ भी सीख नहीं रहे. हमें ChatGPT की हेल्प लेना है और स्मार्ट बनने के लिए. लाइक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर ChatGPT ने हमें एक्टिविटी दी है, प्लीज यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ सर. हाँ, तो ChatGPT ने अगर हमें एक्टिविटी दी है तो वी कैन अंडरस्टैंड इट एंड एक्सप्लेन इट टू द स्टूडेंट्स. ऐसा नहीं है कि हमने प्रिंट आउट निकल के और एक्टिविटी दे दी है. वी विल हैव टू बी स्मार्टर देन ChatGPT. बट जो स्मार्टनेस का एक थ्रेशोल्ड होता था वो ChatGPT के कारण बढ़ जाएगा, क्योंकि एक जो टीडियस टास्क है वो अब ChatGPT कर देता है. जैसे सबसे पहले जब कैलकुलेटर आया था तो उसके पहले बहुत सारे लोग थे जो कि एकदम उन्हें सारी टेबल्स याद होती थी. 1 to 50, 1 to 100 तक की टेबल्स याद है उन्हें, और कुछ भी कैलकुलेशन करना है तो वो तुरंत कर पाते थे. देन कैलकुलेटर आ गया. तो इसका मतलब ये नहीं था कि वो एक डिसएडवांटेज है, वो एक हेल्प थी हमारे लिए कि हम, अगर हमें अब टेबल्स के बारे में कैलकुलेटर बता देता है तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट वाले फॉर्मूलेज को समझ सकते हैं, हम उनको कैलकुलेट करना सीखेंगे. तो इट्स वन स्टेप अहेड. इट इज नॉट अ डिसएडवांटेज. वी शुड थिंक ऑफ इट एज अ हेल्प. So it will give us the materials needed for that activity and the instructions that you need to give the student. Okay. And it will also give you the warnings whenever it is needed. Again, I am saying that don't rely on ChatGPT for 100%, but it can make your teaching smart and efficient. You don't have to waste your time in tedious task. कोई भी जो एक लिखना है, एक टास्क स्टेप्स लिखना है,
या फिर एक समरी लिखना है, किसी एग्जिस्टिंग पैराग्राफ जो आपके पास है उसकी समरी बनाना है, ये वाली चीजें हम चैट जीपीटी से करवा कर और अपनी टीचिंग को स्मार्ट बना सकते हैं। एनी क्वेश्चंस टिल नाउ? इज चैट जीपीटी चैलेंजिंग द डोमिनेंस ऑफ गूगल? सर ये वैसे तो आउट ऑफ स्कोप क्वेश्चन है थोड़ा यहाँ से, बट yes, it is challenging the dominance of Google, but yes, I will clear all the points. ChatGPT is good and it is challenging Google, but it is not the same thing. Google is something different. Google will collect all the information and tell it to you. चैट जीपीटी क्या करता है, उस इंफॉर्मेशन के ऊपर आपकी इंटेलिजेंस लगाकर आपको एक आंसर देता है। तो गूगल और चैट जीपीटी बहुत डिफरेंट चीजें हैं। गूगल इज अ सर्च इंजन एंड चैट जीपीटी इज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। Good things about ChatGPT. Yes, so good things about ChatGPT are that it will do the tedious task। जैसे कि हम कोडिंग करते हैं या फिर कुछ एक पैराग्राफ लिखना है, लेट्स आपको एक लेटर लिखना है, वी कैन राइट वी कैन गिव कमांड टू ChatGPT कि राइट अ लेटर टू सो एंड सो। तो ये एक टीडियस टास्क है, ऐसा नहीं है कि आपको लेटर लिखना नहीं आता है, पर ये काम हम चैट जीपीटी से करवा सकते हैं सो दैट हमारा टाइम किसी बेटर जगह पे इन्वेस्ट हो और इनोवेटिव चीजें सोचने में इन्वेस्ट, राइट? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट इन दिस टेक्नोलॉजी क्लास, इन दिस टेक्नोलॉजी क्लास वी विल स्टार्ट विद द वेरी बेसिक्स। लाइक कोरोना के टाइम पर हुआ था कि हमें अचानक से सबको ने बोल दिया था कि आप टेक्नोलॉजी यूज करो, जूम मीटिंग यूज करो, ये सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर यूज करो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सारा काम करो। तो इस फास्ट पेस थिंग के कारण प्रॉब्लम ये आई थी कि हमें बेसिक्स नहीं समझ में आए थे। तो अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स इज द फर्स्ट थिंग दैट वी विल डू। देन वी विल कवर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स अबाउट टेक्नोलॉजी, लाइक इंटरनेट कैसे काम करता है, बेसिक टूल्स जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट कैसे काम करते हैं, राइट? ऑनलाइन टूल्स कैसे काम करते हैं। उसके बाद एक हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा स्मार्ट टीचिंग यूजिंग एआई। तो अभी जैसे आपने देखा हमने चैट जीपीटी को यूज किया है, तो चैट जीपीटी यूज करने का भी एक तरीका होता है। इट इज नॉट कि आप अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में कुछ भी चैट जीपीटी को बोल देंगे एंड वो एकदम करेक्ट आंसर दे देगा, राइट? उसको एक पर्टिकुलर सिनेरियो देना होता है, पर कुछ प्री फॉर्मेटेड प्रॉम्प्ट्स होते हैं, उसी फॉर्म में अगर हम उसे कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो चैट जीपीटी विल गिव यू अ बेटर आंसर। एंड अनदर थिंग दैट विल कवर इज ऑनलाइन सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी बेसिक्स। तो यहाँ पे आप सभी किसी ना किसी को तो जानते होंगे जिसने जिसके साथ कुछ फ्रॉड हुआ है या अकाउंट से बैलेंस निकल गया है। आपके पास डेली कोई फ्रॉड कॉल्स आते होंगे कि आप ओटीपी बता दीजिए। तो हम वो चीज भी यहाँ पर कवर करेंगे कि आपको कौन सा पासवर्ड कहाँ पे देना है, जीमेल का पासवर्ड कहाँ देना है, कौन कौन सी बेसिक मिस्टेक्स हैं टेक्नोलॉजी को यूज करते वक्त जो हम करते हैं जिसके कारण की फ्रॉड्स होते हैं, और कैसे हम उससे अपने आप को सिक्योर रखें। सो दिस इज व्हाट वी विल कवर इन द टेक्नोलॉजी पार्ट। मूविंग ऑन, this summer camp for teachers is a part of an app that we have launched. It is called EDM. EDM is basically just like calcium, lithium, sodium. ED plus IUM is education positively charged. We are here to improve the education system in India, and we are starting with the teachers because टीचर्स ही हैं जो कि स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। एंड अगर हम टीचर्स को एम्पावर करेंगे, टीचर्स को स्मार्ट करेंगे, तो डेफिनेटली हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी बेटर होगी। So using the app, you can make your professional profile. You can download it on Play Store. You can get the courses that you want. Like we have a course on interview preparation. So what are the basic stages of interview preparation and how do you prepare for them? We have summer camp for teachers that we are launching tomorrow.
Similarly, you can all search for jobs on the app as well. यहाँ पर multiple jobs मिलेंगे with the description, school का profile, with the contact details. You can apply for jobs, and schools will be able to call you directly. And then if you provide all the information, you can also create a professional resume as well from the app. You can download the app. हमारे समर कैंप फॉर टीचर्स कोर्स के जितने भी नोट्स होंगे वो भी ईडीएम ऐप पर ही अवेलेबल होंगे. Now coming on to the next part, summer camp for teachers. So जैसा आज हमने देखा 3 डेमोस थे हमारे साथ में. First was technology, first was child psychology, then we had English, then we had technology. So we will cover all these 3 topics in this camp. And ये जो courses हैं especially teachers के लिए डिजाइन किए गए हैं. It is not a typical English course जहाँ पे आपको tenses सिखाए जाएंगे. टेंसेस सिखाएंगे, बट आपके एक टीचिंग सेटअप में, एजुकेशनल सेटिंग में आपको उन्हें जो यूज करना होता है वैसे एग्जांपल्स को लेके सिखाए जाएंगे, जिससे कि आप आज सीख रहे हैं अगर तो नेक्स्ट डे ही अपने एजुकेशनल सेटिंग में जाकर यूज कर सकें. एंड सेम गोज विद चाइल्ड साइकोलॉजी एज वेल. चाइल्ड साइकोलॉजी में भी हम वही टॉपिक्स कवर करेंगे जैसे कि आपको काउंसलिंग करना होती है स्टूडेंट्स की, आपको बैक बेंचर को कैसे इम्प्रूव करवाना है उसका परफॉर्मेंस, fear of exam कैसे क्लियर करना है, that we will cover. And in the technology also, it is not a basic computer class जहाँ पे आपको एक्सेल के सारे शॉर्टकट्स रटवाए जा रहे हैं, जहाँ पे आपको वर्ड में सब चीजें बताई जा रही है. No ma'am, there will not be a science based class specifically, but we will have classes which will include examples from a science class. सो टेक्नोलॉजी में भी हम वही चीजें कवर करेंगे जो कि स्पेसिफिकली टीचर्स के लिए इम्पोर्टेंट है. एंड इट इज स्टार्टिंग टुमारो 23rd May. It will be of 4 weeks. The classes will be 5 days a week, Monday to Friday, in the evening from 7 p.m. to 8 p.m. Mode is online, and the fees is very nominal for all the 3 courses, which is 900. Yes, ma'am, it is helpful for a computer teacher as well. So the 3 topics that we have covered in this summer camp, ये topics किसी specific subject को लेकर डिजाइन नहीं किए गए हैं. ये टॉपिक एक जनरल टीचर के लिए डिजाइन किए गए हैं. अगर आप टीचर हैं, इवन if आप हिंदी टीचर हैं, आपको भी चैट जीपीटी यूज करना अगर आता है तो आप स्मार्टली उसे यूज कर सकते हैं. और अगर आप हिंदी टीचर भी हैं तो भी अगर आप किसी स्कूल में है जहाँ पे पेरेंट टीचर मीटिंग्स में आपको जाना है, तो पेरेंट्स के साथ तो आप इंग्लिश में ही कन्वर्सेशन करेंगे इवन इफ यू आर टीचिंग हिंदी. तो दीज आर द बेसिक टॉपिक्स जो हर टीचर को आना चाहिए. एंड एट द एंड ऑफ दिस कोर्स यू विल ऑल्सो गेट अ सर्टिफिकेट. सो इफ यू वांट टू ज्वाइन, आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे 7804059685. आई थिंक इसी नंबर से आपको व्हाट्सएप पर जूम मीटिंग के लिंक भी आई है. तो प्लीज डू रजिस्टर. वी आर स्टार्टिंग टुमारो. द 3 of us will be here. Thank you everyone for joining. Keep teaching, keep learning. Thank you. Thank you for joining.